नमस्कार साथियों, राज कंपटीशन कोचिंग में आप सबका हृदय से स्वागत है। साथियों, इसके पहले हम आपको बताए थे लगभग 122-23 अनुच्छेद बता चुके हैं। भाग 1 से हम प्रारंभ किए। भाग 1 में हम आपको बताए भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद आपको भाग 2 बताए। भाग 2 में बताए नागरिकता बताए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। फिर भाग 3 आपको बताए 12 से लेकर 35 जो है मौलिक अधिकार। भाग 4 बताए 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद 4 बताए हम आपको मौलिक कर्तव्य। अब आज भाग 5 आपको बता रहे हैं। भाग 5 में हम आपको बताते हुए लगभग 122 अनुच्छेद तक कल बताए थे, ठीक है। इसके बाद जो है 123 से आज आगे आपको बताएंगे। भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। उसके आगे हम आज आपको बताएंगे जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो हम कहते हैं, उसके विषय में आज आपको बताएंगे। अनुच्छेद 122 तक बताए थे। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। कहने का मतलब कभी कभी होता है विश्रांत काल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 कहता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आइए हम कल आपको जो बताए थे उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दे रहे हैं। हम कल आपको बताए थे अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में हम आपको बताए थे क्या है, गणपूर्ति या कोरम है। कोरम का मतलब ये होता है जब चलेगा कब, जब पूरा जो है 10% गणपूर्ति में हम आपको बताए थे टोटल सदस्यों का 10% होना चाहिए। तो टोटल सदस्य 550 से उनका 10% यानी 55 लोग होंगे तो गणपूर्ति थी। फिर 101 में बताए स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होने का मतलब ये होता है कि कभी जो है कि एक व्यक्ति जो है अगर राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का हो जाएगा तो एक स्थान उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर 103 में बताए जो हमारे जो संसद के सदस्य हैं कि निर्भरता उसमें था। कहने का मतलब ये उनको कैसे हम आयोग घोषित कर सकते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति जो होता है ये जो है चुनाव आयोग जो होता है उससे जो है राय लेकर उनको जो है घोषित आयोग घोषित कर सकता है। फिर इसके 104 में हम आपको बताए 104 में बताया कि जो है जो भी सदस्य अगर मतलब बिना शपथ लिए बैठते हैं तो उसको 500 रुपये जुर्माना। फिर 105 अनुच्छेद में बताया जो है कि इसमें होता है कि 105 में वाक स्वतंत्रता है, यानी संसद के सदस्य संसद में कुछ भी बोल सकते हैं, ये वाक स्वतंत्र हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 106 बताए। 106 में हम आपको बताए थे कि इनका वेतन है। 107 है विधेयकों का पुनः स्थापन। फिर इसके बाद अनुच्छेद 108 बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है 108। इसमें बताए थे संयुक्त जो है बैठक का प्रावधान है। कभी कभी कोई बिल ऐसा होता है कि उसमें सहमति नहीं हो पाती है तो उस पर जो है संयुक्त बैठक होता है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऐसे जानिएगा कि अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 109 है जो है धन विधेयक की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम आपसे बताया भी थी, लगभग 3 बार जो है संयुक्त बैठक हो चुकी थी। देखिए, एक बार दहेज पे हुई थी, एक बार जो है बैंकिंग वाले पे हुई थी और एक बार जो है आतंकवाद पे हुई थी। इनको बताते हुए अनुच्छेद 111 हम आपको बताए थे। अनुच्छेद 111 में हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति है। जो 3 प्रकार के वीटो था उसमें बताए थे आत्यंतिक वीटो, जिसको तुरंत मना कर देता है। निलंबनकारी एक बार आया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसको लौटा देते हैं, दोबारा फिर वह आता है तो उस पर दस्तखत करते हैं, ये निलंबनकारी है। उसके बाद एक जेपी वीटो बताए थे जिसमें जो है पैकेट वीटो जिसे हम कहते हैं। पैकेट वीटो में अगर कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति अपने जेब में रख लेता है, ना हाँ करता है ना नहीं करता है। इनको बताते हुए अनुच्छेद 112 पहुंचे थे। 112 में हम आपको बताए थे बजट के विषय में, जिसका जो है उल्लेख तो नहीं है लेकिन इसे हम बजट कहते हैं। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन इसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर इसको 13 बताए। इसमें जो है अनुदान से संबंधित है। 114 बताते हुए लेखानुदान प्रत्यानुदान करके पहुंचाए थे आपको। 117 विनियोग 18 करके जो है इसमें जो है लोकसभा अध्यक्षता करता है। 19-20 बताते हुए हम आपको पहुंचे थे। 120 में बताए थे कि इसमें जो है लोकसभा के जो सदस्य हैं इनके भाषा के बारे में है। भाषा का मतलब ये होता है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके अनुमति से संसद में कोई भी व्यक्ति कुछ भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब ये है। 122 और 121 और 22 हुआ। 121 में बताए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज हैं उनके विषय में चर्चा संसद में नहीं होगी, यानी वो क्या कर रहे हैं संसद चर्चा नहीं कर सकते। 122 में बताया कि जो है सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा नहीं कर सकते संसद क्या कर रहे हैं। और 123 नहीं बताए थे, उसको आज बता रहे हैं। 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति विश्रांत काल में, विश्रांत काल का मतलब ये होता है जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं रहेंगे तो उसमें जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अगर हम प्रदेश में आएंगे तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, वो जो है
तो 123 थे वो 213 के तहत है, ठीक है। अब आइए हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो है कहाँ से लिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारे देश का जो न्यायपालिका है एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसमें जो होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट, आइए देखिए चित्र माध्यम से हम देखते हैं। पूरा भारत है एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका। अब देखिए इसमें क्या होता है, आइए न्यायपालिका के विषय में पहले हम जाने। पूरे भारत में एक है सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। समझ में आया? पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं। चाहे सर्वोच्च न्यायालय कहिए, चाहे उच्चतम न्यायालय कहिए, या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पूरे देश में कहाँ है? एक है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है और न्यायालय में उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय कहाँ है? हर राज्यों में है, ठीक है। जैसे हमारा देश है, देश में एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। उसके बाद हर राज्यों में उच्च न्यायालय है। जिस राज्य में नहीं रहे होगा तो अपने बगल से जहाँ है वहाँ से न्याय ले सकता है। तो पूरे हर राज्यों में हैं। और पूरा कितना उच्च न्यायालय वर्तमान में है? टोटल कितने न्यायालय हैं? 25 न्यायालय हैं। पूछता है क्वेश्चन कि इस समय वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय की संख्या है, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है पूरे देश में, दिल्ली में। और न्यायालय पूरे हर राज्यों में हाई कोर्ट हैं, वो कहाँ हैं? हर राज्यों में एक एक है। टोटल कितने हैं? 25। उसके बाद हम आते हैं फिर न्यायालय संख्या में जिला न्यायालय होता है, ठीक है। जिला न्यायालय जो होता है यह हर जिलों में एक है। जैसे हम जिस जिले में, जौनपुर में एक है, इलाहाबाद में, मतलब प्रतापगढ़ में, गाजीपुर, गोरखपुर में, कहने का मतलब हर जिलों में एक जो है जिला न्यायालय जिसे हम कहते हैं। इससे नीचे जो होता है मुंसफ न्यायालय होता है। ये हर जिलों में अनेक होते हैं, ठीक है, हर जिलों में अनेक होते हैं। उससे नीचे ग्रामीण न्यायालय जो होता है, गाँव के जो होते हैं। ये जो है न्यायपालिका का एक सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम से सबसे ऊंचे सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर मुंसफ न्यायालय, फिर ग्रामीण न्यायालय, एक श्रृंखला है। आइए हम आपको बताते हैं जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका वेतन क्या है, इनकी पावर क्या है, ये कितने टोटल सदस्य होते हैं, इसके विषय में जानिए। आइए देखते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, देखिए हमारे संविधान में कुछ नियम जो है 1935 के अधिनियम से ले लिए गए थे। लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ले लिए गए थे। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद है। अमेरिका में सिर्फ कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। तो कहने का मतलब वहाँ से जो हुआ था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 125 कहता है न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 125 क्या कहता है? न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। आइए पहले हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। इनकी नियुक्ति के लिए जो है क्या योग्यता होनी चाहिए और इनको कितना वेतन मिलता है, ठीक है। तो आइए देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है पहले हमें जान जाएंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में। देखिए जब मूल संविधान बना था, लिख लीजिएगा, मूल संविधान में एक न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश और जो है 7 अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने थे? 8 थे, ठीक है। मूल संविधान में एक न्यायाधीश से 7 अन्य, टोटल 8 न्यायाधीश थे। मूल संविधान, मूल जो न्यायालय का मतलब ये होता है जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था उस समय प्रारंभ में। उसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 126 हो गई, 26 हो गई, 26 से बढ़कर 31 हो गई। और वर्तमान में कितनी है? टोटल 34 न्यायाधीश हैं। पूछता है प्रथम, और किसी चीज को हम याद करेंगे, पहले प्रथम याद करेंगे, वर्तमान याद करेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में, हाँ, कहने का मतलब प्रथम और अंत देखना चाहिए जरूरी। तो मूल संविधान में सिर्फ 8 न्यायाधीश टोटल थे, 7 अन्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद बढ़कर संख्या 26 हुई, फिर बढ़कर 31 हुई। वर्तमान में कितने हैं? 34 से। अभी इस बार जो है प्रवक्ता में पूछा गया था कि जो है सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश कितने हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो आइए देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 37 + 1 बराबर कितना हो गया है? 34, ठीक है। अब आइए 34 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? आइए देखिए इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो है
उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कैसे करता है, कैसे व्यक्तियों करता है, क्या हमें आपको कर सकता है? आइए इसके विषय में बताते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, योग्यता। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं। पहला पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसको कम से कम पहली योग्यता है भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता होनी चाहिए वह कम से कम लगना, दूसरी योग्यता यह है कि वह जो है उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब वह जो है उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील रहा हो। ठीक है, दूसरी योग्यता लिख लीजिएगा, वह जो है वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। या फिर तीसरी योग्यता क्या है, तीसरी है वह 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश। कहने का मतलब, और चौथी क्या है, राष्ट्रपति के निगाह में कानून का ज्ञाता। आइए देखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। देखिए, अगर नहीं लिख पाए तो हम मुंह से बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब उच्च न्यायालय में, चाहे वो बिहार का उच्च न्यायालय, चाहे यूपी का उच्च न्यायालय, चाहे राजस्थान का, चाहे जहाँ हो वहाँ 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब वह वकील रहा हो। ठीक है, तीसरी योग्यता है कि वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कहने का मतलब अगर 5 वर्ष तक जज का है तब भी उसका जो है वहाँ मतलब नियुक्ति हो सकती है। ना अधिवक्ता है 5 वर्ष तक क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। तीसरा है राष्ट्रपति के निगाह में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत से वकील हैं 10-10 साल 15 साल प्रैक्टिस किए हैं, बहुत पढ़े रहते हैं, अब वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दी, थोड़ी असंभव है। राष्ट्रपति के निगाह में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि पूरे लाइफ वो पढ़ते रहते हैं, इसलिए पढ़ते रहते हैं कि तमाम नियम आते हैं, तमाम एक्ट बनते रहते हैं, उनको जानना पड़ता है। इसलिए जो है उसे कानून के विषय में उसे ज्ञान होना चाहिए, तब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। आइए देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए कैसे करता है, देखिए अब हाई कोर्ट देख लिए। हमारा कहने का मतलब हमारे यहाँ को कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट हैं, तो वहाँ 25 हाई कोर्टों में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे कहेंगे भैया आपके यहाँ जो जानकार सीनियर न्यायाधीश है उसको हमारे यहाँ भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट यहाँ जान लीजिए, हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं हर राज्यों में हाई कोर्ट, ठीक है, हर राज्यों से ले लीजिएगा, तो सबको कहें 2-3 इधर दीजिए, 2-3 इधर, ऐसे सब राज्यों से मांगेंगे। उसके बाद जो उसमें योग्य रहेंगे, सीनियर रहेंगे, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कहाँ करता है, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके करता है, उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं? क्या हमने बताया, भारत का नागरिक हो, 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो, या 5 साल तक जज हो, या न्यायाधीश, जज का मतलब न्यायाधीश, और राष्ट्रपति के निगाह में कानून का ज्ञाता हो। अब वो कौन सा व्यक्ति हो, हर न्यायाधीश में, हर न्यायाधीश मतलब हम बिहार से भी ले सकते हैं, यूपी से ले सकते हैं, राजस्थान ले सकते हैं, महाराष्ट्र ले सकते हैं, गुजरात से ले सकते हैं, हर राज्यों से 2-2, 3-3 न्यायाधीश बुला लेंगे उसमें जो है। और नियुक्ति के समय राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब चलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेके जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। समझ में आया? हर राज्यों से जो आएंगे उसमें जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनसे राय लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनसे राय लेंगे, तब राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उसके बाद आइए, हाँ अभी बता रहे हैं। इसके बाद देखिए जो मुख्य न्यायाधीश, उनको नियुक्ति कैसी होती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार होती है, उसमें जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं, टोटल न्यायाधीशों की संख्या हमने कितना बताया है, टोटल न्यायाधीश की संख्या हमने बताया 34 है। जब 34 से 33+1 बताए थे, 33+1 बताए थे, 33+1 तो 33 तो हमने बताया। हर राज्यों से आएंगे जो सीनियर होंगे, राष्ट्रपति उनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की राय से कर लेगा।
लेकिन जो एक मुख्य होता है इसकी नियुक्ति जो है उसमें जो सीनियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में सब न्यायाधीश, उसमें 4-5 लोगों का कोलिजियम बनता है। ठीक है, 4-5 लोगों का कोलिजियम बनता है। उसी कोलिजियम से जो सीनियर होगा उसी को राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। जो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन, पहले देखिए, पहले देख लीजिए पहले कौन थे। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरेलाल जे कानिये। बहुत अच्छा, हीरेलाल जे कानिये थे। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हुए। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हुए, जी वाई करके चंद्रचूड़ करके दिया है। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। इसके पहले थे रमण जी का थे, हाँ यमी तो वही है, आ जाएगा। इसके पहले रमण जी थे, फिर इसके पहले अभी देखिए वो थे रंजन गोगोई थे। ऐसे तमाम प्रकार के न्यायाधीश थे। अब आइए न्यायाधीशों के विषय में हम आपको बताएं, इनका वेतन कैसा कितना होता है, कितना इनका कार्यकाल होता है, इनके विषय में समझ में आया। पहले जान गए, वर्तमान जान गए, नियुक्ति कैसे होती, कोलिजियम के माध्यम से होती। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है? शपथ दिलाता है। आइए देखिए वेतन के विषय में, न्यायाधीशों का वेतन कितना है। हाँ, धनंजय यशवंत चटर्जी जी हैं वर्तमान में, अभी हाल ही ताज में शपथ लिए हैं। ठीक है, इसके पहले थे रमण जी थे, चंद्रचूड़, चटर्जी नहीं चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। चटर्जी बोल दिए क्या हम? चलिए सॉरी। देखिए आइए वेतन देखते हैं। पहला वर्तमान हर चीज देखना चाहिए। वेतन इनका क्या है, आइए देखिए। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनका वेतन वर्तमान में 2,80,000 2,80,000 है। ठीक है, 2,80,000 क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनका वर्तमान में वेतन कितना है? 2,80,000। उसके बाद अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाँ, इनका वेतन 2,00,000, बहुत अच्छा, 2,50,000। देखिए अंतर आ गया ना। अब आइए देखिए इनका कार्यकाल हमने बताया जो है लगभग 65 वर्ष, मान लीजिए 65 वर्ष लगभग वर्ष तक, ये 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नियुक्ति हो गई, कौन शपथ दिलाया? राष्ट्रपति नियुक्ति किए, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह लिए, शपथ राष्ट्रपति दिलाया। वेतन कितना है? मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य बताया ना 33+1 होते हैं जो मेन है, उनको जो है जो बताया था अभी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, तो 2,80,000 इनका वर्तमान में वेतन है। और जो उनके साथ 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,50,000 है। ठीक है, योग्यता भी बता दिए। अब आइए देखिए, एक कब तक अपने पद पे रहेंगे? अधिकतम 65 वर्ष तक रह सकते हैं। लेकिन जब हम हाई कोर्ट में आएंगे तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं ये 62 वर्ष तक रहते हैं। जब हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो उनको बताएंगे। ठीक है, दोनों का तुलना करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यानी 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि कम वर्ष में आ गए, हमारे कहने का मतलब जल्दी से आ गए सुप्रीम कोर्ट के, तो 6 या 65, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 50 साल का आएंगे तो नहीं सोचिए 50 साल तो हम मुख्य न्यायाधीश बन गए तो हम 65 साल तक रहा भाई, 6 साल हो गए तो अपने पद से हट सकते हैं, 6 या 65 वर्ष तक। ठीक है, और इनको हटाने की प्रक्रिया भी देख लीजिए। जैसे हमारे कहने का मतलब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग वैसे सब पे लगता नहीं है, महाभियोग जो है राष्ट्रपति पे लगता है, लेकिन वही प्रक्रिया है जो है पदच्युत किया जाता है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनको जो है 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला है क्या? सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। दूसरा क्या है? असमर्थता। पहला है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। दूसरा है असमर्थता। कहने का मतलब सिद्ध कदाचार का मतलब समझ लीजिए। सिद्ध कदाचार, पहले मेरी बात को समझेंगे क्लियर हो जाए, किताब पढ़ेंगे तुरंत क्लियर हो जाए। सिद्ध कदाचार यानी सिद्ध होगा क्या? कदाचार। किसी भी जज के ऊपर यदि कदाचार का, सिद्ध कदाचार का मतलब होता है घूस, जिसे हम अपने भाषा में कह ले। ठीक है, घूस लेते हुए पकड़े गए और पकड़े गए, अगर सिद्ध हो गए कि आप इतने घूस लिए किए हैं तो आपको जो है हटाया जा सकता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाके। वो कैसे होगी उसको बता रहे हैं। दूसरा है असमर्थता। असमर्थता का मतलब आप असमर्थ हो गए काम करने में तो आपको हटाया जा सकता है। ठीक है,
असमर्थ हो गए तब सिद्ध कदाचार, आपके ऊपर कदाचार से घूस लेते हुए देश मतलब सिद्ध हो गया तब। ये हटाने की प्रक्रिया है। और स्वेच्छा से तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। तो आइए देखिए सिद्ध कदाचार असमर्थता के अभी तक जितने न्यायाधीश हुए किसी के ऊपर ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, सौमित्र सेन एक ऐसे न्यायाधीश थे, सौमित्र सेन एक ऐसे न्यायाधीश थे जिनको ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई थी, लेकिन जो है वो सिद्ध नहीं हो पाया था, ठीक है। कैसे सिद्ध नहीं हो पाया, आइए बताते हैं हटाने की प्रक्रिया। इसमें जो टोटल संसद के सदस्य होते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होए तब उनको जो है हटाया जा सकता है। अब टोटल सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो आसान प्रक्रिया नहीं हटाना। और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ऐसा कोई हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो सबसे सीनियर होते हैं, उन पर कभी दाग भी नहीं लगा है। बताइए अब तक लगभग 50 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, सिर्फ सौमित्र सेन एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके ऊपर जो है लगाया गया, वो भी सिद्ध नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ तक हो गया इनके सुप्रीम कोर्ट के विषय में, ठीक है। इनका वेतन हो गया, इनकी शपथ। आइए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 24 में बताया गठन, 25 में वेतन बताए। हमने वेतन बताया कितना है, 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 है। इनको वेतन भत्ते सुविधाएं सब कुछ मुफ्त मिलती है, ठीक है। इनका वेतन कहाँ से मिलता है, कोई बता सकता है? इनका वेतन कहाँ से मिलता है सुप्रीम कोर्ट जजों का? भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सबका वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि पर। और संचित निधि पर मतदान नहीं होता है। 31 तारीख बीती, 12 बजे रात सबके अकाउंट में पैसा आ गया, ठीक है। टैक्स मुक्त होता है इनका वेतन। ये वेतन हो गए। अनुच्छेद 126 आइए देख लीजिए। अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 126 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आइए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसके विषय में हम आपको समझाते हैं क्या होता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब यह होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए या बीमार पड़ गए या शादी विवाह घर पर 10 दिन की छुट्टियाँ ले लिए ना, कभी कभी ऐसा काम पड़ जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति जो है उसी में से किसी सीनियर को कार्य करने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है, ठीक है। उसे हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। राष्ट्रपति तब कर देता है जब तक भैया वो नहीं है, तब तक आप जो है देखो तो पूरा व्यवस्था का लाभ कौन पाएगा? जितना सुप्रीम कोर्ट के जज पाते थे, जितना वेतन पाते थे, जितनी सुविधाएं पाते थे, वो पूरी सुविधाएं कौन पाया जाएगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि भाई उनके अनुपस्थिति में, अब पूछता है क्वेश्चन कैसे कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, राष्ट्रपति। उसमें मुख्य न्यायाधीश भी विकल्प में रहता है। बहुत लोग मुख्य न्यायाधीश मार देते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है और करता राष्ट्रपति है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब ये, जिससे हम एडहॉक कहते हैं। किस पे? एडहॉक। एडहॉक का मतलब जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप कार्य करिए, ठीक है। अनुच्छेद 126। आइए अनुच्छेद 127 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 127 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट इसमें सब है, लेकिन 127 देखिए, इसे हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। ये क्या होता है आइए देखिए। कभी कभी ये होता है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी होता है फाइलों का अंबार लग जाता है, बहुत फाइल, बहुत केस आ जाता है। उस समय जो है न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ती है कि और 34 से काम ना बने, इतने न्यायाधीश इसको नहीं देख पाएंगे, हमें और न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तब उस समय जो है किसकी नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। अब राष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की परामर्श से करता है, ठीक है। अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश कैसे व्यक्ति होते हैं, कब इनकी आवश्यकता पड़ती है? तदर्थ न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति होते हैं इनकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब फाइलों का अंबार लग जाता है। कहने का मतलब कोरम ना हो, कोरम ना हो, ठीक है। कोरम ना हो, आवश्यकता पड़ जा रही है, तब जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से तदर्थ न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 127 के तहत, ठीक है। और एक कैसे व्यक्ति रहेंगे? अभी कहाँ से आते हैं इनको जान लीजिए। ये आते हैं कहाँ के व्यक्ति? आते हैं हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट, ठीक है। वैसे समझ लीजिए, हमारा कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश पूछे भैया हमें तदर्थ न्यायाधीश चाहिए, इस समय फाइल हमारे पास बहुत है, न्यायाधीश कम है, तब पूछेगा यूपी वाले से, भैया यूपी इलाहाबाद आए, भाई आप जो यहाँ पे सुप्रीम न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद के, उनसे पूछेंगे भैया 2-4 न्यायाधीश हमें दे दीजिए। बिहार वाले से पूछेंगे 2-4 दे देते, राजस्थान से पूछेंगे,
ये कहीं हमारे पास तो भाई यूपी सबसे बड़ा बाटे, जनसंख्या बहुत, हमारे यहाँ जज कम है। इनायत हैं, फिर इनके लगे कि ये देन, इसी से हर 25 हैं, कितने हैं 25 ऐसे मांग लेंगे। और राष्ट्रपति जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है वही नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की सलाह से तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन पूछता है तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, विकल्प राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्रपति वहाँ नहीं करता है, वहाँ कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से। इसके बाद फिर पूछता है क्वेश्चन की जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो फिर विकल्प वही रहेगा। लेकिन कार्यकारी वाले में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कब करता है, जब आवश्यकता पड़ती है कार्य करने के लिए, जब वो बीमार हो जाता है, जब वो छुट्टी चला जाता है, तब कार्यकारी की। ठीक है, 127 तक हुई। आइए आपको बताते हैं अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 जो है इसमें कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो इनको जो है इसमें जो हाई कोर्ट की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जो रिटायरमेंट हो गए हैं, इनकी आवश्यकता होती है, विशेष बैठकों में आ जाते हैं। बैठकों में इनको बुलाया जाता है, आप आइए भाई आप देख लीजिए। और कौन व्यक्ति जो हाई कोर्ट से क्या हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड व्यक्ति और जो है न्यायाधीशों में जा और जो है न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जैसे रंजन गोगोई हो गए, ये कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाई कोर्ट से जो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। आइए आपको बताते हैं अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 क्या है, अनुच्छेद 129 बताता है अनुच्छेद 129 कहता है कि यह एक अभिलेखी न्यायालय है। ठीक है, हाँ यह एक अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय का मतलब ये होता है अनुच्छेद 129 के तहत इसकी जितनी कार्रवाइयाँ होंगी सब लिखित होंगी। क्या होगी, लिखित कार्रवाइयाँ होंगी। लिखित कार्य, अभिलेखी का मतलब होता है लिखित कार्रवाइयाँ होंगी, या अपने अवमानना के लिए क्या दे सकता है, दंड दे सकता है। फिर आइए अनुच्छेद 130 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 130 कहता है जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है, दिल्ली में। हाँ, अनुच्छेद 130 कहता है उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, आपको हमने क्या पढ़ाया ये देखते हैं। हम आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो है, हाँ इसका जो है कब मनाया गया था, इसको जो है उद्घाटन कब हुआ था, तो लिख लीजिएगा। इसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 का जो है हमारे इस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, 28 यानी ऐसे याद कर ले, 26 जनवरी 2 दिन आगे 28 जनवरी 1950 को प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जे.के. हीरालाल कानिया थे। ठीक है, और वर्तमान में आप जान ही रहे हैं। उसके बाद न्यायाधीशों में पूरा वर्तमान में कितने न्यायाधीश, 34 न्यायाधीश हैं। 33+1 न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की राय से करता है। ठीक है, ये सब इनका वेतन हमने बताया 2,80,000, और न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 बताया। ठीक है, कार्य इनका वर्ष कब तक रहेंगे, अगर 50 साल पे आएंगे तो 65 साल तक नहीं रहेंगे। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, इनके जो है कार्य हमने आपको बताया कैसे कैसे कार्य करते हैं। अगर कार्य करने में असमर्थ हुए, असमर्थ मतलब सिद्ध या कदाचार, सिद्ध कदाचार, इनके ऊपर अगर कदाचार लग गया तो क्या हो सकते हैं, इनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएगी। कौन लाएगा, संसद लाएगा। कितने लोगों से मिलकर, उपस्थित और मत देने वाले का लगभग 2/3, कितना होना चाहिए, 2/3 बताया था, 2/3 होना चाहिए। तब जो है ये हटाए जा सकते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति ऐसे हटाया गया था, कोई नहीं था। सौमित्र सेन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर लगाया गया था, लेकिन वो जो है बहाल नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट, आप लोग बताइए। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, बहुत अच्छा, फातिमा बीबी। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में आएंगे तो देखिए, चलिए बताएंगे उसको। पहले इधर देखिए, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देखिए। तो पहले महिला पूछते हैं, लगभग 4-5 महिला हो चुकी हैं। ठीक है, करंट में देख लीजिएगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट के विषय में है। ठीक है, हाँ 5 उसमें थी। आगे देखिए, फिर इसके बाद बता रहे हैं